हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार के लिए मैं स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर मैथ्स के रिलेटेड। तो सही मायनों में देखने जाए तो हमारा चैप्टर जो आज 12th के बारे में है, 12th से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में बात करूं तो रियल मायनों में तो अभी हम शुरू कर रहे हैं। आज से आप एनसीईआरटी की भी ओपन कर सकते हो। आज से आपको मैं एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो भी आपको करवाऊंगा और उसके साथ साथ उसी का होमवर्क मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, जब आप उसका होमवर्क करके आओगे तो हम जाहिर सी बात है कि कुछ और क्वेश्चंस भी उसके लेंगे, उसके एक लेवल से आगे वाले। तो आपको आज से एनसीईआरटी को मेंटेन करना है। कहने का मतलब कि जो बोर्ड का आपको एक अलग से नोट बनाना चाहिए मेरे ख्याल से, जिसमें आप क्या लिखोगे, जिसमें आप बस एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस लिखोगे। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कहने का मतलब एक्सरसाइज लिखोगे। फिर एक और मेरे पास क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे अलग से क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दूंगा, जिसको भी आपको एक अलग से नोट में मेंटेन करना है, एक लेवल हाई। मतलब एनसीईआरटी की अगर बात करूँ तो आपका जो एनसीईआरटी लेवल होता है, वैसे मैं गिना तो उसको लेवल 1 में रख सकता हूँ, बट उसके साथ साथ मैं कुछ एग्जांपल्स आपको ऐसे दूंगा जिसको आपको घर से करना है और वो लेवल 2 के लिए हो जाएंगे आपके लिए। मतलब आपको लेवल 2 में वो यूज़ करना है। जैसे आपने लेवल 1 वाले एग्जाम्पल मतलब कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं कुछ और एग्जाम्पल भी दूंगा। ठीक है, अब अभी देखा होगा आपने, रिजल्ट भी आ गया है 12th वालों का। रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि देखो, अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि अच्छी बात यह है कि ओवरऑल रिजल्ट जो गुजरात का है वो बहुत अच्छा आया है। ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आया है, बट जब हम कंपेयर करते हैं A1 ग्रेड के स्टूडेंट्स से, तो A1 ग्रेड में बहुत से कम बच्चे आए हैं। पर्टिकुलरली अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो मैं आपसे डायरेक्टली बात कर सकता हूँ कि इंग्लिश मीडियम में से अगर यहाँ पर 44 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका 90 मतलब कि A1 ग्रेड में रैंक आया है। मतलब हमारे पूरे गुजरात से सिर्फ बहुत गंदी बात बोल सकते हैं ये, सिर्फ 44 स्टूडेंट्स, मतलब उसमें से भी इंग्लिश मीडियम से सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं। अब इसमें आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये हो भी सकता है कि बहुत सारे ज़्यादा लोगों ने गुजराती मीडियम को चॉइस किया होगा, तो ज़्यादातर लोग गुजराती मीडियम से बिलोंग करते हैं। बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो गुजरात बोर्ड के अंग्रेजी मीडियम में बिलोंग करते हैं। ज़्यादातर लोग इंग्लिश मीडियम लेते हैं तो वो CBSE में होते हैं, बट यहाँ पर अगर मैं गुजरात बोर्ड की बात करूँ तो बहुत से कम बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम का लेते हैं, इंग्लिश मीडियम गुजरात बोर्ड में लेते हैं। तो इसमें आपके ऐसा नहीं है कि भाई इंग्लिश मीडियम वाले के नहीं आते, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक प्लानिंग के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। एक प्लानिंग क्या हो सकता है, प्लानिंग आपका ये हो सकता है कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना है। मैं तो यही बोलूँगा, मेरा प्लानिंग यही पे काम करता है कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। थोड़ी बहुत बात मैं ये चैप्टर से पहले ये करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी हम एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, समझ रहे हो। अभी तो जो हमने किया वो 11th का फंक्शन पढ़ रहे थे, देखने जाए तो डोमेन और रेंज फाइंड करना वो 11th में आ जाता है, बट वहाँ पर इतनी हम क्या फोर्स से नहीं पढ़ाते, हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ाते हैं 12th में आने के बाद, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ती ही है वापस से, इसलिए। तो अब बात कर रहे हैं कि क्या होगा अगर मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी। चलो मैं आपको 2-3 टाइप की कॉलेजेस आपको बताता हूँ। एक तो गुजरात में जो कॉलेजेस आई हैं और जो गुजरात गवर्नमेंट के अंडर में आती है, GTU में आती है, या फिर वो खुद की एक यूनिवर्सिटी है, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी है, निरमा है, PDPU है, वो एक खुद की यूनिवर्सिटी है जो खुद से रूल फॉलो कराती है। जबकि GTU के अंडर बहुत सारी गुजरात की ऐसी बड़ी बड़ी LD है, VGEC है, फिर BVM है, ऐसे बड़ी बड़ी कॉलेजेस हैं जो GTU के अंडर में आती है और गवर्नमेंट उसको चलाती है। फिर हमारे पास आती है NITs, और मैं इंडियन लेवल पे बात करूँ तो NITs आती है। तो क्या आप NIT को फोकस कर रहे हो, या फिर लास्ट जो सबका ड्रीम होता है जाने का वो है IITs। तो देखो, मैं अगर इसमें कोई आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप नहीं कर सकते, कि आप कर सकते हो। मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर आप 80% से ज़्यादा रहते हो तो यू कैन टारगेट IITs, है ना, यू कैन टारगेट IITs। 90% आपके लिए तो है ही IIT, मतलब सीधी सी बात है। अगर आप 90% आपसे मार्क्स ले आ रहे हो, बोर्ड में ले आओ या कोई MCQ एग्जाम में ले आ रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि IITs इज़ द मस्ट प्रेफरेंस फॉर यू। बट अगर कोई है जो 80-90 के बीच में है और उसके लिए NIT तो है ही है, मतलब ये कंपलसरी है। जैसे बोलो ना 90% आप कंपलसरी, 80% अब कंपलसरी, बट ये कैन, मैं बोल कंपलसरी, इसका मतलब ये भी अचीव कर सकता है। 80% अब वाला होगा तो IIT के लिए भी, एडवांस के लिए भी तैयारी कर सकता है। बट इन तीनों के लिए भाई आपको करना क्या है, मतलब अगर इन तीनों में से जिसको भी जो भी पसंद है, मैं ऐसा कोई नहीं बायस कर रहा हूँ कि आप इसमें ही जाइए। हाँ, मैं ऐसी बात एक चीज़ अच्छे से बता दूँ कि अगर आपका एडमिशन IIT में होता है तो ये फार बेटर देन NITs,
and NIT is far better than Gujarat colleges, and Gujarat colleges top 10 colleges, गुजरात के जो top 10 colleges है is far better than the other colleges. So अगर आपको top 10 में आना है, इससे ज़्यादा नीचे तो जाना ही नहीं है top 10 में, इससे नीचे तो कभी नहीं जाना है भाई. हमने साइंस लिया है तो हम इतनी कॉलेजेस में पढ़ेंगे, अदरवाइज तो मतलब नहीं मजा आएगा. मतलब आपको टारगेट में लेना ही नहीं है, ड्रीम ले रहे हो तो इससे ऊपर का ही होगा. ठीक है, निर्मा कॉलेज भी आती है आपके अहमदाबाद की, अगर आप अहमदाबाद गांधीनगर में हो तो यहाँ पर देख लो आप कि IIT में जाने के लिए 90% प्लस आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, 75% इन बोर्ड. 75% इन बोर्ड पहली बात. इसके लिए क्राइटेरिया बता रहा हूँ मैं कि कौन जा सकता है IIT में. 75% इन बोर्ड, टॉप 150 लाख स्टूडेंट्स इन JEE, टॉप 150 लाख स्टूडेंट्स इन JEE मेंस. अगर आपको JEE मेंस में तो इसका कट ऑफ आता है, इसके लिए कट ऑफ बनाते हैं वो लोग 1,50,000 के लिए. तो वो जो कट ऑफ होता है वैसे नॉर्मली 30% 40% अराउंड ही होता है, तो वो ज़्यादातर लोग क्रैक कर लेते हैं. इसमें ये कट ऑफ क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है. आपको टॉप 150 लाख स्टूडेंट्स मतलब कि ये 150,000 स्टूडेंट्स में आना ये डिफिकल्ट बात नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, सिंपल सी बात है. आपको क्वालिफाई करना है बस. और इसके बाद आपको एग्जाम देनी होती है, वो है JEE एडवांस की. तो यहाँ पर आपकी गेम शुरू होती है. JEE एडवांस में 2 पेपर्स रहते हैं. ज़्यादा डिटेल में अभी मैं जा नहीं रहा हूँ इसमें. अगर आप श्योरली इंटरेस्टेड है IIT में जाने के लिए, श्योरली आप 90% आपके लिए मतलब डेडिकेटेडली आपको कुछ करना है इसके लिए, तो आप मुझे पर्सनली इसके बारे में नॉलेज ले सकते हो. बाकी मैं रिकमेंड ज़्यादातर इसमें नहीं जाता हूँ क्योंकि लोग इससे मतलब ज़्यादा ही डर जाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में बताता नहीं हूँ. फिर हम आते हैं NITs के ऊपर. तो NITs का क्या है, सिंपल सा फंडा है, JEE मेन चाहिए. JEE मेन में जो मार्क्स आए हैं आपके, उसके ऊपर आपको रैंक मिलते हैं, और उसी के ऊपर रैंक से मतलब JEE मेन ही चाहिए. बोर्ड में कुछ क्राइटेरिया होगा बट ऐसा कि उसमें बोर्ड के मार्क्स नहीं गिनते, आपको JEE मेन के ही मार्क्स गिनते हैं, और उसी के रैंक के आधार पे आपको कॉलेजेस मिलती है. ठीक है, तो देयर आर नंबर ऑफ NITs आर देयर. कह सकते हैं कि एवरी स्टेट हैज़ 1 IIT एंड 1 NIT. एवरी स्टेट हैज़ 1 IIT एंड 1 NIT. और इफ मैं गुजरात की बात करूँ तो 1 IIT हमारे यहाँ गांधीनगर में है, और NIT की बात करूँ तो सूरत में SVNIT है. और मैं वहीं पे पढ़ाई करके बाहर निकला हूँ, तो मैं बोलता हूँ बहुत सही माहौल होता है, बहुत सही माहौल होता है. मैं बता रहा हूँ बहुत सही माहौल होता है. लोग भी ऐसे होते हैं ना, मतलब आप देखो, आप ऐसा सोचते हो कि यहाँ पर पढ़ाकू लोग जाते होंगे. नहीं, पढ़ाकू लोग तो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर मस्तियाँ नहीं होती है, मजाक नहीं होता, या फिर एंजॉयमेंट नहीं होता, वो यहाँ पर स्पोर्ट्स नहीं होता. नहीं, सब चीज़ें होती है वहाँ पर उस लेवल की होती है ना. वो लोगों के साथ आप जो आप जिस लेवल पे हो उसी लेवल के लोग आपको वहाँ मिलेंगे. अगर आप 90% आपसे ला रहे हो तो वहाँ पर आने वाले हर कोई बंदा वैसा ही होगा जैसे आप हो, तो बहुत मज़ा आता है उस टाइम पे, आपका अच्छी पेयरिंग बनती है उसमें. अब गुजरात की बात करूँ तो आपको फोकस करना है गुजकेट, क्योंकि यहाँ JEE मेन चलने नहीं वाला आपका. तो यहाँ पर आपको करना है 12th बोर्ड और गुजकेट. और मुझे पता है तब तक इसका 60% बोर्ड का गिनते हैं और 40% गुजकेट का गिनते हैं. तो इक्वल मैं बोल सकता हूँ, इक्वली है कहने 50-50 ही बोल सकते हैं इसमें, कि ज़्यादा वो बात नहीं है. तो आपको इनको टारगेट करना पड़ेगा, 12th बोर्ड और गुजकेट को. NIT में जाने के लिए JEE मेन करना पड़ेगा, और 75% इन बोर्ड IIT में जाने के लिए, और JEE मेन्स में और एडवांस में आप एग्जाम दे सकते हो. और सबसे अच्छी बात, ऑल हैव सेम सिलेबस. ठीक है, इसका सिलेबस जो रहेगा वो सभी का क्या है, सेम है, ज़्यादातर सेम है. बहुत सारे कुछ माइनर टॉपिक्स है जो शायद से चेंज होंगे, बट ऑल हैव अ सेम सिलेबस. तो आपको कोई अलग से इसके सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत है नहीं. तो सर क्या चेंज है इनमें, मैं तैयारी में क्या चेंज कर सकता हूँ? तो मैं डेफिनेटली आपको दो चीज़ें जो बताना चाहूँगा. जो गुजकेट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं. 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं. इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वो ईजी हो जाएंगे आपके लिए, पर बोर्ड से थोड़ा बहुत लेवल हाई होता है, बोर्ड से लेवल हाई होता है. तो इसके लिए मैंने आपको प्रिपेयर करने के लिए अभी बोला कि जैसे कि मैं 12th बोर्ड में आपको NCERT तो करवाऊंगा ही, इसके साथ साथ लेवल 2 के क्वेश्चंस दूंगा. लेवल 2 का क्वेश्चंस मतलब वो आपके जो NCERT का कंसेप्ट है उसको और रगड़ेंगे, मतलब कि और ज़्यादा लेवल का हार्ड क्वेश्चन देंगे. उसके साथ साथ हम गुजकेट तो होती है, वैसे ही हर एक स्टेट की अलग अलग कैट होती है. जैसे महाराष्ट्र का महाराष्ट्र कैट होता है, MP का MP कैट होता है, सबका एक अलग अलग कैट होता है. ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस कैट की, तो हम हर एक आसपास वाले स्टेट्स के भी कैट के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, हम गुजकेट के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो तो करेंगे ही, उसके साथ साथ बाकी के जो स्टेट्स में कैट लिए जाते हैं वहाँ पर जो एग्जाम आते हैं उसके भी जो क्वेश्चन है ना वो भी हम सॉल्व करेंगे, जिससे क्या है कि गुजकेट के रिलेटेड हमारा क्वेरी सॉल्व होगी. तो आपको टारगेट क्या करना है ये मैं बताना चाहता हूँ. अगर आप गुजकेट टारगेट कर रहे हो ज़्यादातर, इसमें भी गुजकेट तो आप दे ही सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से ये नहीं दे सकते वो नहीं दे सकते. आपको सभी एग्जाम आप एक साथ दे सकते हो, कोई इसमें वो बात नहीं है.
तो गुजकेट जो है हम अगर दे रहे हैं तो हम ज़्यादातर क्वेश्चन किसके सॉल्व करेंगे, आप समझदारी से बताओ किसके करेंगे, गुजकेट के। सिंपल है, आपने अगर टारगेट गुजकेट का किया है तो ज़्यादातर आप कौन से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पहले आप गुजकेट के कर लोगे, हो जाएगा, डन है, फिर आप कुछ एक्स्ट्रा करोगे। समझ रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ गुजकेट करना है। अगर आप गुजकेट कर रहे हो साथ साथ मेन के भी क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुजकेट में ज़्यादातर क्वेश्चंस जेडबल में से ही आते हैं, मतलब हट के आते हैं, सब नहीं बोल सकता हूँ मैं, हट के आते हैं, वहाँ से ही उठा के लेते हैं थोड़े। अब जेडबल मेन के आप फोकस है आपका, तो जेडबल मेन के क्वेश्चंस पहले कर लो। जेडबल मेन में जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं या फिर कुछ सैम्पल टेस्ट पेपर हमारे पास अवेलेबल है या फिर मटेरियल्स अवेलेबल हैं उसके क्वेश्चन है, वो सब आप सॉल्व करने के बाद जब एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी है तब आप गुजकेट के क्वेश्चन भी करो। समझ में आ रहा है चीज़ें, ठीक है। अब आपकी बात आई है जेडबल एडवांस पे ऊपर, आप बोल रहे हो कि मेरे को जेडबल एडवांस करना है, तो भैया आपको क्या करना है, बेसिक से एकदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना पड़ेगा। पहले एनसीईआरटी डन करो, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना भी नहीं हो सकता, 75% इन बोर्ड चाहिए आपको, तो एनसीईआरटी आपकी डन होनी चाहिए। एनसीईआरटी जैसे डन हो, आपको एक लेवल बढ़ा के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाने हैं, फिर आप गुजकेट के क्वेश्चंस उठाओगे, फिर मेन के उठाओगे, फिर लास्ट में एडवांस के। तो आप देख रहे हो कि इसके लिए आपको थोड़ी प्रिपरेशन और ज़्यादा लगेगी और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और ज़्यादा डेडिकेटेडली करना पड़ेगा। बट अगर मैं बात करूँ 90% अब स्टूडेंट्स के लिए ये वही काम है जो 60% 70% के लिए जो गुजकेट वाला कर रहा है सेम। अगर 60-70% वाला बच्चा गुजकेट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है, जितनी एफर्ट्स डाल रहा है, उतनी ही एफर्ट्स ही आईआईटी वाले बच्चे को भी डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये लेवल पे अगर बात करूँ मैं कि 60-70% वाला बंदा है, 80% वाला बंदा है या 90% वाला बंदा है, तो वो अपने अपने लेवल पे जो मेहनत करेंगे वो अपने अपने लेवल पे सबकी सेम है। तो ऐसा नहीं है कि ये भाई कोई 90% वाले को हमने अलग से ट्रीट किया, 80% वाले को अलग से ट्रीट किया, नहीं, अलग उसको क्वेश्चन देंगे हम, क्योंकि उसका टारगेट कुछ और है ना। देखो कुछ चीज़ें हैं ना आपको माननी पड़ेगी कि आपके अंदर इतनी काबिलियत है और आप इसको बढ़ा सकते हो। पहली बात बढ़ा सकते हो, ये आपको दिमाग में आना चाहिए। कितना बढ़ा सकते हो आपको पता है, एक महीने में इतना फास्ट नहीं बढ़ा दोगे आप, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाओगे, तो आपको कम से कम टाइम में हायर बढ़ाना है। कहने का मतलब अगर आप स्टार्टिंग में 11th में आपका 70% परसेंटेज थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ 70% थे, तो आप मैक्सिमम ट्राई करो कि आने वाले 2 महीने में जितनी भी जो मेरे क्लास में स्टडी हो, मेरे जो लेक्चर्स हों, 2 चैप्टर या 3 चैप्टर जितने भी हुए हो, उसमें मैं जो 70% है उसको बढ़ा के 80-85% तक पहुँचा दूँ, जिससे क्या है कि तुम्हारी कैटेगरी अब 80% में पहुँच गई होगी, ठीक है। समझ रहे हो चीज़ें मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आपने जो टेस्ट बेस देते हो उसमें आप टारगेट लो कि आप 70% पे हो तो 10% ज़्यादा टारगेट लो, वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करो, उसके लिए एफर्ट्स डालो। 80% पे पहुँचने के बाद आपको एक अंदर से भरोसा आएगा और दूसरी बात लोगों को भी भरोसा आएगा कि आप कहाँ पर आगे हो, 80% की कैटेगरी में आगे हो। फिर आप फील करोगे कि चलो मैं जेडबल मेन वाली कैटेगरी में घुस गया। अब तो आपने क्या किया, टॉप 10 से यहाँ पर आ गए 2 महीनों में, हो सकता है। फिर आप क्या करते हो, अभी मेरे पास 8 महीने बाकी है एग्जाम के, तो अब आप फोकस से देख सकते हो कि यार अभी मेरे पास 8-7 महीने बाकी है, मैं 80% की कैटेगरी में आ गया हूँ, चलो मैं इसको बूस्ट करता हूँ, मैं जेडबल मेन के क्वेश्चन सॉल्व करके ऊपर आता हूँ। बट आप ऐसा मत करना, यहाँ पर एफर्ट्स भी आपको थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, जो प्रीवियस एफर्ट्स थी उससे ज़्यादा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अभी क्वेश्चन आपके लेवल बढ़ रहा है। आप तब गुजकेट के कर रहे थे, अभी आप जेडबल मेन के कर रहे हो, तो थोड़ा लेवल बढ़ेगा, तो और एफर्ट थोड़ा बढ़ा लो। बट आप अपनी अपनी जो कैटेगरी है ना उसको बढ़ा सकते हो, मैं ये बताना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ लोग है ना इसको डिमोटिवेशन में भी ले लेते हैं। मैं डिमोटिवेशन नहीं बता रहा हूँ, ना मैं मोटिवेट भी कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात जिंदगी में याद रखना कि आप 30% से हो, 40% से हो, 50% से हो, 60% से, नो मैटर, आप कोई भी परसेंट से हो। आपने सुपर 30 मूवी भी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो मैं बोलूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि आप देखो एक बार, ठीक है। आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गाँव एक कचरे वाला बच्चा भी आके, जिसको मतलब कभी बुक भी शायद से मिली होगी, अंधेरे में पढ़ना पड़ता होगा, वो सब क्या ही जान लेगा, आपसे तो कम ही जानता होगा, मुझे इतना पता चलता है। बट यहाँ आने के बाद उसके लिए जो लगन होती है, लगन पढ़ने की जो लगन होती है, उससे वो आगे बढ़ता है। तो आपके अंदर अगर डेडिकेटेडली कुछ करने की लगन है तो आप नो डाउट पहुँच जाओगे वहाँ पर। अब दूसरी बात, जब भी आप ये जो कॉलेजेस आप सिलेक्ट करते हो कि मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, गो एंड सर्च आउट यूट्यूब पे आप सर्च आउट करो, उसके रिलेटेड वीडियोस देखो कि ये कॉलेज दिखती कैसी है, क्या है। अगर आपके नज़दीक में है आप जा सकते हो, आपका कोई यहाँ कलीग पढ़ता है या आपका कोई कजिन वजिन पढ़ता है, तो मैं तो बोलता हूँ कि आप विजिट भी ले आओ एक बार। वो क्या होता है ना, ऐसा है कि आप मेले में कभी जाने वाले हो, पर आपको मेले में जाने का मन कब करता है, जब आप कहीं और मेला देखते हो, कहीं मूवीज़ में मेला देखते हो, या फिर आपने किसी के सामने मेले के बारे में बातें सुने हो, तब आप कहते हो कि मेरे को भी मेले में जाना है, मुझे भी यहाँ पर इंजॉयमेंट करना है, मुझे भी वहाँ एंटरटेन होना है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसी से आपको अंदर मोटिवेशन आएगा। तो जल्दी से सिलेक्ट करो, आज ही क्राइटेरिया सिलेक्ट करो कि आपको कौन सी कॉलेजेस में जाना है। और है ना, आज तो यार नेट फ्री है, आप कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हो, कहाँ भी जा सके हो कर सकते हो।
ठीक है। तो कैटेगरी ऐसे आपकी बढ़ाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 80% वाला बंदा IIT में एडमिशन नहीं ले रहा है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 80% वाले को टारगेट करना चाहिए पहले NIT से, उसको 80% से 90% पहुँचना चाहिए। वो पहुँचने के बाद वो फिर से अपने आप को बोल सकता है कि चलो तू 90% में पहुँच चुका है, नाउ यू आर टारगेट फॉर JEE। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि ये नहीं कर सकता, कर सकता है, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसको इधर तक पहुँचने की ज़रूरत है कि वो 90 पे आ जाए, तो उसके बाद उसके लिए ईजी हो जाएगा। और एक दूसरी बात भी बता दूं कि भाई क्या ये जो GTU की कॉलेजेस हैं, टॉप 10 कॉलेजेस है, इसमें खराबी है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो देखो खराबी तीनों में कहीं पे नहीं है, बट मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपके साथ जो ग्रुप होता है ना, आपके साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं, वही आपके आने वाले कल के लिए जिम्मेदार रहेंगे। तो आपका ग्रुप जो अच्छा होगा, ग्रुप अच्छा स्टडी करने वाला होगा, तो आपका सीधा सीधा ग्रोथ बढ़ता ही जाएगा। तो IIT तो मस्त है कि आपको IIT में होना ही चाहिए। अगर IIT का सिर्फ टैग ही लग जाता है ना, बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो IIT तो मस्ट है। NITs में जाते हो, NITs भी IIT से एक लेवल नहीं बोलूँगा, आधा लेवल पे बोलूँगा, मतलब बहुत मार्जिनल डिफरेंस वहाँ भी होता है, बहुत मार्जिनल डिफरेंस नहीं बोलूँगा, फार डिफरेंस होता है कि बोल क्या IIT और क्या NIT। और NIT से भी डिफरेंस करूँ तो मैं आधा डिफरेंस बोलूँगा। जैसे कि IIT से मैं उतरा 10 कदम नीचे, NIT पे आया तो 5 ही कदम उतरूँगा और टॉप 10 में आ जाऊँगा, क्योंकि मतलब गुजरात के टॉप 10 कॉलेजेस में आ जाऊँगा। बट टॉप 10 से नीचे तो भाई नहीं चलेगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं चलेगा, ठीक है। टॉप 10 में तो होना ही पड़ेगा आपको। तो कुछ मज़े वाली बात है, फिर आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स कॉलेज में भी लगाने पड़ेंगे, समझ रहे हो। तो आपको बस अभी टारगेट क्या लेना है मैंने आपको बता दिया है। अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करो। फिर मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कैटेगरी नहीं बदल सकता, अभी मैं बात दोहरा रहा हूँ, आपको कैटेगरी बदलना है। आप यहाँ पर हो, आपको टारगेट यहाँ पर पहुँचना है, आप यहाँ पर हो, यहाँ पहुँचना है। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या कि अगर आप यहाँ पर हो तो आप कितना तैयार करोगे, कितना एफर्ट्स लगोगे, कौन से क्वेश्चंस खोलोगे, कौन सी बुक प्रीफर करोगे, एनीथिंग एवरीथिंग यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। आप मुझे पूछ सकते हो एनी टाइम, ठीक है। चलो और आगे इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, बट अभी जो मैं बात कर रहा था आपके रिजल्ट के बारे में, तो भाई क्यों ऐसा बोर्ड का रिजल्ट इतना लेवल से कम आ रहा है। तो हो ही वही रहा है कि यहाँ पर मैंने सब जगह पर कुछ चीज़ें लिखी, पर बोर्ड सिर्फ यहाँ पर लिखा, देखो आप यहाँ पर भी बोर्ड लिखा, तो लोग फोकस नहीं कर रहे बोर्ड पे। मतलब वो प्रिपेयर तो कर रहे हैं, उसको कंसेप्ट भी समझ में है, बट उसको लिखना नहीं आ रहा है। उसने कभी फॉर्मूले को, मतलब ऐसे फॉर्मूला अप्लाई हर जगह पे किया, पे उसको प्रूव नहीं किया। अब मैथ्स में तो ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत कम आती है लोगों को, क्योंकि मैथ्स में तो क्या है, सॉल्व वहाँ भी करो यहाँ भी करो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बट जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ पर थियरीज आपको लिखनी होती है। तो आपने थियरीज लिखने की प्रैक्टिस नहीं की होती है। थियरीज को लिखने की प्रैक्टिस करना इन द सेंस ये नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होना है या फिर आप टाइम पे खत्म कर रहे हो, ये नहीं, आपको याद रहता है। कहने का मतलब, लोग बोलते हैं इसको रट्टा मारना कहते हैं, यार रट्टा मारना नहीं कहते, मतलब समझ के सीख के किसी को बताना, आपको याद रखना, ये ज़रूरी है। आपको नहीं लगेगा, बट इंजीनियरिंग में बहुत काम आएगा अगर आपने थियरीज अच्छे से याद रख ली है। जब आप इंजीनियरिंग में एंटर करोगे, बहुत सारी थियरीज ऐसी होगी कि लिखने, आप इतना पढ़ाई का टाइम मिलता नहीं है वहाँ पर, ज़्यादातर पढ़ाई का टाइम मिलता नहीं है, फिर भी लिखना तो पड़ता ही है। बट अगर यहाँ पर आपने थियरीज अच्छे से पढ़ी है, थियरीज तो आपको क्या जो पावर होता है ना, लर्निंग पावर, वो बढ़ जाता है। वहाँ पर आप 1-2 सेंटेंस पढ़ते हो, आपको याद रह जाते हैं, क्योंकि आपने वो अपने आप के अंदर डेवलप कर लिया होता है। तो ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये रट्टा मारने वाली चीज़, हाँ कुछ लेवल तक तो चाहिए ना, कुछ लेवल तक तो चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बोर्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दो, बोर्ड को भी अच्छे से प्रेफरेंस दो, क्योंकि उसका भी अलग ही रुतबा होता है। आप सोचो 44 लोग, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 44 में से एक हूँ, टॉप 44 ही हो गए ना वो गुजरात के, हाउ डू यू फील, मतलब कितना अच्छा फील होगा ना आपको। तो ये बस समझ लो आप। चलो तो अब हम शुरू करें 12th का। हाँ, इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। कुछ भी जानना हो, 12th की शुरुआत है, मिसकंसेप्ट के साथ आगे मत बढ़ना। जो भी करो एक अच्छे से, मैं तो बोलता हूँ एक, अगर आप ये लॉकडाउन चल रहा है 1.5 महीना 1 महीना और ज़्यादा चलने ही वाला है, क्लासेस खुले या स्कूल खुले उससे पहले, तो घर में एक ऐसा टेबल सजा लो, घर में एक कोना ऐसा पकड़ लो जहाँ पर आप रोज़ बैठ के पढ़ाई करोगे। अच्छा मज़ा, आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगती है ना वहाँ पर लगा दो। कहने का अच्छा लगना मतलब अच्छा फील कराए, जो आपको डिस्ट्रैक्शन कराए ऐसी चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ मैं। कुछ लीडर्स होते हैं, संदीप महेश्वरी को कुछ मानते हैं, कुछ बड़े बड़े इंस्पिरेशनल कोट्स होते हैं, वो जो चीज़ लगा के रखते हैं, अपना टाइम टेबल लगा के रखते हैं, कुछ स्टिकी नोट्स लगा के रखते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आप करो, एक अच्छा सा रूम में जगह कोने पकड़ लो और पढ़ाई करना शुरू करो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार ये चीज़ जो हुई है, बहुत सारे लोगों को फेलियर भी मिली है, फेलियर मिली है तो एक सब्जेक्ट में कम, ज़्यादातर 2-3 सब्जेक्ट में एक साथ मिली है, तो वो जुलाई में भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। बट आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीधी बात है, आप मैं हूँ ना यहाँ पर आपके लिए ही, तो आपको बस मेरे साथ, आपको मेरे को यूज़ करना, मैं भी आपको आगे बढ़ाऊँगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। मैं आपको जो भी हमारा असाइनमेंट रहेगा, असाइनमेंट उसी में ये सब चीज़ें रहेगी, आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलो
तो चलो हम आज के टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानते हैं। वो जो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के हम किसके कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो 4 तरीके हैं फंक्शन को क्लासीफाई करने के। एक तो है मेरे पास 1 to 1 क्या है 1 to 1, एक है मेरे पास मैनी टू 1, और दूसरी बात मेरे पास है ऑन टू और है इन टू। तो ये 4 चीज़ें हैं, 4 कैटेगरीज हैं। 4 कैटेगरीज में से कुछ भी हो सकता है। कहने जाए तो ऊपर की 2 कैटेगरी में से कुछ होगा और नीचे की 2 कैटेगरी में से कुछ होगा। कहने का मतलब अगर फंक्शन 1 to 1 है तो वो मैनी टू 1 नहीं होगा, अगर वो मैनी टू 1 है तो वो 1 to 1 नहीं होगा। कहने का मतलब या तो 1 to 1 होगा या तो ये मैनी टू 1 होगा। ये 2 में से कोई एक तो होगा ही होगा। फिर बात आती है ऑन टू और इन टू की, तो इसमें से या तो ये ऑन टू हो सकता है या तो ये इन टू हो सकता है, मतलब 2 में से कोई भी एक तो होगा ही होगा। तो कहने का मतलब यहाँ से भी कुछ सिलेक्ट करेगा और यहाँ से भी कुछ सिलेक्ट करेगा। पर अब देख लेते हैं कि 1 to 1 क्या बोलना चाहता है, ये कि ऑन टू क्या बोलना चाह रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक मैपिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैपिंग करने का। मैपिंग करते ही मुझे इसके बारे में डिटेल्स पता चल जाएगी। जैसे ही मैं बताता हूँ आपको, तो जल्दी जल्दी सब मैपिंग बना लेते हैं। अब अपनी बुक में भी ऐसे ही लिख दे। इसकी डेफिनेशन ये सब चीज़ें भी हैं, पर डेफिनेशन में ऐसा है कि आप पढ़ने जाओगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा नहीं। इससे अच्छा है आप क्या करो, इसके चीज़ों को समझ लो। तो 1 2 3 4 मेरे पास एलिमेंट से पहले में सभी में मैं 1 2 3 4 कॉमन रखता हूँ। ओके और मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज करूँगा, A B C D E, यहाँ पर A B C ओके। तो मेरे पास यहाँ पर चीज़ें हैं, सब ऑलरेडी डन हो गया है। और मेरा जो फंक्शन है वो है A से B। कहाँ है, जो A से B है, तो मैं उसको A से B इस तरीके से दिखा दूंगा, A से B, ओके, A से B। चलो पहला केस जो मैं बता रहा हूँ यह 1 to 1। और 1 to 1 का मतलब क्या होता है, 1 to 1 का सिंपल फंडे मतलब ये होता है कि आपका जो डोमेन है, डोमेन में जो एलिमेंट्स है, उसको जो भी इमेज मिले वो सब एक दूसरे से अलग अलग होनी चाहिए। जो भी इमेज मिले वो कैसी होनी चाहिए, एक दूसरे से अलग अलग होनी चाहिए। मतलब कि 1 को अगर A मिल गया तो A किसी और को इमेज में नहीं मिलेगा, किसी और की इमेज नहीं बन सकती। 2 को B मिल गया तो B किसी और की इमेज नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है, मतलब हर एक को जो इमेज मिली है वो किसी और को नहीं मिली है। मतलब हर एक की इमेज है वो क्या है, यूनिक है, अलग है। और दूसरी बात साथ साथ डिफरेंट भी है। अब फंक्शन बनने के लिए आपको एक चीज तो पता है, यूनिक इमेज, मतलब कि हर एक को एक एक इमेज ही मिल सकती है। तो 1 को A मिली, 2 को B मिली, 3 को C मिली और 4 को D मिली, ऐसा मैंने एज्यूम किया। तो ऐसे केस में इसको हम क्या बोल देंगे, 1 to 1 फंक्शन। मतलब ये है कि 1 to 1 फंक्शन बताना चाहता है कि आपका जो भी डोमेन बनेगा वो डोमेन के अंदर एलिमेंट्स है, वो सभी एलिमेंट के लिए जो इमेज बनने वाली है वो इमेज हर किसी के लिए डिफरेंट होनी चाहिए। अगर मैं बताऊं कि कोई अगर सपोज करो कि अगर वो कोई ऐसी इमेज मिल जाती है जो क्या है, सेम है, क्या होती है, अगर मैं ऐसा एज्यूम करूं कि अगर वो इमेज ऐसी मिल जाती है जो क्या है, सेम है, तो तभी पॉसिबल होगा जब वो दोनों एलिमेंट सेम होंगे। वो तभी पॉसिबल है जब वो दोनों एलिमेंट सेम है। अदरवाइज मैं ऐसा बोलूंगा कि दोनों 2 अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, 2 अलग अलग नॉट इक्वल टू मतलब क्या हो गया, अलग अलग हो गया। 2 अलग अलग एलिमेंट्स के लिए आपका जो फंक्शन का आंसर है वो भी क्या आएगा, हमेशा अलग अलग आएगा। तो ये दोनों तरीके से आप 1 to 1 फंक्शन को डिनोट कर सकते हो कि दोनों फंक्शन अगर सेम है, फंक्शन की वैल्यूज मतलब कि इमेजेस अगर सेम है, तो उस केस में क्या होगा, एलिमेंट्स भी दोनों के सेम होंगे। अगर ये आप प्रूव कर सकते हो या ये प्रूव कर सकते हो तो आप बोल सकते हो कि फंक्शन मेरा 1 to 1 है। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल सी बात है। सबके लिए जो इमेज है वो क्या है, अलग अलग है, बस इतना ही ध्यान में रखो। यहाँ पर देखो 1 के लिए A है, 2 के लिए भी A है, 3 के लिए B है, सॉरी 3 के लिए C ले लिया, 4 के लिए भी ले लेते हैं, ठीक है, 3 के लिए C। तो 3 के लिए C है और 4 के लिए B हो रहा है। यहाँ पर 1 के लिए A है, 2 के लिए भी A है। तो अगर मैं ये लिखना चाहूँ f(1) और f(2) सेम लिख सकता हूँ मैं, बट आपको पता है कि 1 नॉट इक्वल टू 2। तो ये वाला केस क्या हो गया, फुलफिल नहीं हुआ। कौन सा वाला, पहले वाला, fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर x1 इक्वल टू x2 आता है तो आप क्या बोलते हैं, 1 to 1। अगर ये एक सेम नहीं हो रहा है तब क्या बोल दोगे, मैनी टू 1। अब इसका मीनिंग क्या होता है, जैसा नाम है वैसा ही क्या मीनिंग होगा, मैनी टू 1, मैनी टू 1। तो कोई भी ऐसे एक इमेज मिल जाए, कोई भी ऐसी एक इमेज मिल जाए, कोई भी ऐसी एक इमेज ए मिल जाए कि जिसके लिए 2 उसकी प्री इमेजेस हो। मिनिमम कितनी, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है, पर 2 तो होनी ही चाहिए। मतलब कि कोई भी एक ऐसी इमेज होनी चाहिए पूरे कोडोमेन के अंदर कि जहाँ पर मुझे 2 वैल्यू मिल रही है प्री इमेज की, तो मैं बोल दूंगा कि वो मैनी टू 1 होता है।
तो ये ध्यान रख लो कि अगर दो प्री इमेजेस मिलके एक इमेज पे जा रही हैं तो उस केस में आप क्या बोल दोगे, ये क्या हो रहा है आपका आंसर इसका मैनी टू वन। ध्यान रखना दो प्री इमेजेस कोई एक इमेज पे जा रही है, दो लोग एक ही इमेज बना रहे हैं तब की बात है। अब वन टू वन को एक और नाम दिया जाता है इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन ये भी नाम दिया जाता है, ठीक है। ओके चलो तो अब ऑन टू पे आ जाते हैं जल्दी से। तो ऑन टू में क्या बताना चाहता है, ऑन टू में बताना चाह रहे हैं हमें, पहले मैं रिलेशन बना देता हूँ कोई भी एक, B3C 4B, ओके। तो ऑन टू क्या बोलना चाहता है, ऑन टू यही बोलना चाहता है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर कोडोमेन देखो, कोडोमेन किसको बोलते हैं, पहले वाले को क्या बोलते हैं डोमेन, और दूसरे वाले को रेंज नहीं बोलते, क्या बोलते हैं कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट क्या होनी चाहिए, किसी ना किसी की इमेज तो होनी ही चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो ए के लिए, ए किसकी इमेज है 1 की, बी किसकी इमेज है 2 और 4 की, सी किसकी इमेज है 3 की, मतलब कि वो किसी ना किसी की इमेज तो होनी ही चाहिए। अगर वो किसी ना किसी इमेज है तो उस केस में आप क्या बोल दोगे कि वो ऑन टू फंक्शन है, मतलब एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां पर उसकी इमेज मुझे ना मिल रही हो, मतलब वो किसी की इमेज ना हो रही हो, इमेज ना मिल रही हो नहीं, वो किसी की इमेज ना हो रही हो। चलो मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल यहाँ से देखता हूँ। अगर 1 ए पे है, 2 बी पे है, 3 सी पे है और 4 डी पे है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ई जो है वो अकेला बैठा है, मतलब ई किसी की इमेज नहीं बन सका। तो अगर ये किसी की इमेज नहीं बन सका तो सिंपल बात है ये नॉट ऑन टू है, मतलब कि ऑन टू नहीं है। तो अगर ऑन टू नहीं है तो क्या है, तो उसको इनटू बोलते हैं। बट फिलहाल आपकी एनसीईआरटी बुक में इनटू जैसी कोई चीज दी नहीं है, उन्होंने बोला है कि ये नॉट ऑन टू होती है, मतलब कि ऑन टू नहीं है, सिंपल सी चीज ऑन टू नहीं है, उसको क्या बोलेंगे नॉट ऑन टू। बट उसको हम मतलब हमारे जेईई के सिलेबस में इनटू भी बोलते हैं। तो दोनों चीजें याद रखो आप, ठीक है। तो ऑन टू कब होगा, जब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट कुछ ना कुछ किसी ना किसी की इमेज बन जाती है। कहने का मतलब यही इसकी रेंज हुई, रेंज क्या हुई ए बी सी, कोडोमेन क्या हुआ ए बी सी। कहने मतलब रेंज जब कोडोमेन जितनी हो जाए, क्या हो जाए, रेंज जब कोडोमेन जितनी हो जाए तब आपको समझ जाना चाहिए कि आपका फंक्शन ऑन टू है। अगर रेंज आपकी यहाँ पर रेंज क्या है तो ए बी सी डी, और कोडोमेन क्या है ए बी सी डी ई है। तो रेंज जब आपकी कोडोमेन से छोटी रह जाए तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। समझ आ रहा है, रेंज जब कोडोमेन जितनी हो जाए क्या समझना है, ऑन टू फंक्शन है। रेंज जब कोडोमेन से छोटी हो जाए क्या समझना है, इनटू फंक्शन है, ठीक है। और एक चीज है जो नोट करने लायक है वो देखो आप, यहाँ पर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4, ग्रेटर देन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, मतलब कि बी से कोडोमेन से डोमेन के एलिमेंट्स क्या है ज्यादा है। तो सीधा सा मतलब है कि ये क्या हो जाएगा मैनी टू वन होगा। जब जब भी आपको ये मिल जाए, जब भी आपको डोमेन बड़ा मिले, मतलब डोमेन बड़ा है तो सीधी बात है ना, डोमेन बड़ा है तो क्या होगा कोडोमेन के ऊपर ज्यादा इमेज उसको कम पड़ेगी। क्योंकि आपको एक चीज तो पता है फंक्शन कब बनता है, सब हर एक को एक एक तो क्या करना है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर चलो रोटी बनाने वाले 3 लोग थे, सबको रोटी खिलानी है, 3 रोटी थी, तो क्या पॉसिबल है सबको एक एक रोटी खिलाना, पॉसिबल नहीं है। किसी को एक को कॉम्प्रोमाइज करके आधी आधी करनी पड़ेगी। तो ऐसा जब भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़े कब पड़ेगी, जब यहाँ लोग बढ़ जाएंगे। तो यहाँ लोग बढ़ना मतलब यहाँ पर एलिमेंट्स बढ़ जाना। जब जब यहाँ पर एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे, एक सीधी सी बात है, ये फंक्शन क्या बन जाएगा मैनी टू वन। तो अगर आप डायरेक्टली भी इसका आंसर लिख सकते हो, जब भी आपको पता चले कि डोमेन कोडोमेन से बड़ा है तो आंसर क्या आएगा मैनी टू वन। अगर डोमेन कोडोमेन से छोटा है, डोमेन कोडोमेन से छोटा है तो इस केस में डायरेक्टली इनटू लिख दो। क्योंकि आपको पता है 4 लोग रोटी खाने वाले हैं और बनाने वाले 5 लोग हैं, तो किसी एक की रोटी तो क्या होने वाली है, ऐसे ही वेस्ट में ही जाएगी। क्योंकि 4 ही लोग रोटी खाने वाले हैं तो 4 लोग 4 रोटी खा लेंगे, फिर 5वीं रोटी कहाँ जाएगी, तो हमेशा के लिए बाहर ही रह जाएगी। तो कहने का मतलब वो इनटू रह जाएगा, इनटू फंक्शन बन जाएगा। तो ध्यान देना जब भी आपका क्या हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मतलब कि कोडोमेन बड़ा हो, कोडोमेन डोमेन से बड़ा हो, इस केस में आपका फंक्शन क्या होगा इनटू, और छोटा हो तो इस केस में फंक्शन क्या होगा मैनी टू वन। इसका मतलब सीधा तो यही है कि अगर मैनी टू वन और इनटू दोनों साथ में करना है तो एक ही बार पॉसिबल है। कब पॉसिबल है वो, मैनी टू वन और इनटू दोनों एक साथ पॉसिबल कब बनेंगे, जब वो दोनों की वैल्यू सेम होगी समझ रहे हो, कौन सी ए और बी की वैल्यू सेम होगी तभी ये दोनों एक साथ पॉसिबल है, ठीक है। और एक चीज होती है 1 to 1 और ऑन टू दोनों साथ में आ जाए, 1 to 1 ऑन टू, मतलब कैटेगरी कितनी हो गई 4 हो गई ना, एक 1 to 1 ऑन टू, दूसरा 1 to 1 इनटू, तीसरा मैनी टू 1
ऑन टू एंड मैनी टू वन इनटू। तो ये कितने कैटेगरी हो गई? 4। इसमें से ये जो कैटेगरी ना उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? इन्वर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? इन्वर्सिबल होते हैं। ये याद रखना, आगे जाके आएगा। तो हम ये क्यों ढूंढते हैं बाइजेक्टिव? क्योंकि हम बोल सकते हैं वो इन्वर्सिबल है, इसलिए हम ढूंढते हैं। इन्वर्सिबल मतलब कि आपको बताएंगे जब आएगा तब। इन्वर्ट करना, उल्टा उसका करना कब पॉसिबल है? जब 1 to 1 ऑन टू फंक्शन है तभी पॉसिबल है। तो 1 to 1 ऑन टू दोनों है तो उसको क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो क्या ये समझ में आया कैसे है? इसकी डेफिनेशन ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा और आसानी से इसके क्वेश्चन हम सॉल्व करके आगे जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं वापस से। 1 to 1 फंक्शन क्या बोलता है कि हर एक प्री इमेज, चलो सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी जो इमेजेस है वो हर किसी की कैसी होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए। मतलब एक ही इमेज के लिए एक ही प्री इमेज होगी, एक ही इमेज के लिए एक ही प्री इमेज होगी। किसी भी इमेज के लिए 2 प्री इमेज कभी होगी नहीं। अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा? मैनी टू वन हो जाएगा। अगर वो 1 to 1 नहीं है तो वो क्या है? मैनी टू वन है। मैनी टू वन होना मतलब किसी एक इमेज के लिए, एक ही इमेज के लिए अगर आपको 2 प्री इमेज मिल जाए, कभी भी 2 से ज्यादा भी मिल जाए या 2 मिल जाए, कभी भी मिल जाए, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे ये मैनी टू वन है। दूसरा हमने क्या देख लिया कि डोमेन अगर को डोमेन से बड़ा है तब भी क्या हो जाएगा? आपका आंसर सिंपल है, क्या हो जाएगा? मैनी टू वन है। आप एक समझ लेना चीजें, चलो वो आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन टू देख लो। ऑन टू क्या बोलना चाहता है कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। मतलब किसी ना किसी की तो इमेज होनी चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई तो प्री इमेज बनी होनी चाहिए यार। मतलब इतना भी बुरा मत बनाओ उसको, ठीक है? मैं किसी का तो हो जाऊं, वैसा काम है। तो ये क्या बोलना चाहता है कि जब एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहेगा जो इमेज नहीं रखता हो, इसका मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे? रेंज के अंदर। अगर कोडोमेन के हर एक एलिमेंट रेंज के अंदर इन्वॉल्व हो जाए तो आप मुझे एक चीज बताओ कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन होने की वजह से एक चीज है कि इसको ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अब दूसरी बात उसका उल्टा कि कोई ऐसा एक इंसान भी मिल जाए, फक्त एक इंसान जिसकी इमेज जो किसी प्री इमेज आपको क्या नहीं मिले? डोमेन के अंदर ना मिले। जिसकी प्री इमेज आपको डोमेन के अंदर ना मिले तो आप क्या बोल दोगे कि उस वैल्यू के लिए आपको कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही, मतलब वो रेंज में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। कहने का मतलब रेंज जो होगी आपकी वो कोडोमेन की क्या हो जाएगी? सबसेट हो जाएगी या तो छोटा हो जाएगा उससे। तो उस केस में आपको आंसर क्या देना है? नॉन ऑन टू या तो इन टू। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। ऑन टू को और क्या बोलते हैं हम लोग? यहाँ नहीं लिखा है मैंने, लिखवा देता हूँ। सर्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। तो आपको जो भी सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव यूज किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इंजेक्टिव 1 to 1 को बोलते हैं और सर्जेक्टिव किसको कहते हैं? ऑन टू को कहते हैं। दूसरी बात, आपका फंक्शन क्या हो सकता है? या तो 1 to 1 हो सकता है या तो मैनी टू वन हो सकता है, दो में से कोई एक ही होगा। फिर 1 on टू या तो इनटू, दो में से एक होगा। हाँ, पर 1 to 1 के साथ साथ ऑन टू हो सकता है, 1 to 1 के साथ साथ इनटू भी हो सकता है। वैसे ही मैनी 1 के साथ ऑन टू हो सकता है, मैनी 1 के साथ इनटू हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर 4 कैटेगरी लिखी, 1 to 1 ऑन टू, 1 to 1 इनटू, मैनी टू 1 ऑन टू एंड मैनी टू 1 इनटू। ऐसे 4 कैटेगरी में वो डिवाइड होगा। तो यही हमारा क्लासिफिकेशन है, यही हमारी थियरी थी जो ये टॉपिक के बारे में रिलेटेड डिटेल्स देती है। डेफिनेशंस है, बुक के अंदर डेफिनेशंस भी लिखवाई है, बट मैं ज़्यादा इसके ऊपर काम, मैंने बताया इतना ही इनफ है आपके लिए, इतना जानना ही इनफ है। ये आप डायग्राम बना लो और इसको अच्छे से लिख लो, ठीक है? डेफिनेशंस लिखनी है तो आप बुक में से लिख सकते हो, बाकी डेफिनेशंस आप पढ़ने जाओगे ज़्यादा दिमाग में जाएगी नहीं और कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी। इसलिए मैं आपको सिर्फ सिंपल भाषाओं में समझा रहा था, ठीक है? चलो हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं 2-3, जिससे कि क्या हम और ज़्यादा समझ पाए इस चीज़ को। अब इसकी अलग अलग मेथड्स हैं, क्या है? अलग अलग मेथड से हम क्या करते हैं? इसको ढूंढते हैं। किसको? ये वाले क्लासिफिकेशन को, किसके कौन से टाइप का फंक्शन है हमारा। तो पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ उससे पहले मैं मेथड का नाम लिखता हूँ, मैपिंग मेथड। क्या बोल रहा हूँ? मैपिंग मेथड, जिसका नाम क्या है? फंक्शन एन टू एन। कब यूज करेंगे? तो जब भी आपको ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए, एन टू एन, आई टू आई, डब्ल्यू टू डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब पता है ना आपको? डब्ल्यू का मतलब है ना होल नंबर। फिर एफ आपको मिल जाए एन टू डब्ल्यू, एफ मिल जाए आपको आई टू एन, फंक्शन मिल जाए एन टू आई। तो ऐसे कोई फंक्शन अगर आपको मिल जाते हैं उस केस में आपको एक चीज समझ लेनी है, आपको क्या बनाना है? मैपिंग सिस्टम से करना है। अब मेरे पास फंक्शन है एफ एन टू एन
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, मैप करना है। तो अब मैप बना लो। मैप बनाते ही कहाँ है, एन से एन है, फंक्शन यहाँ से यहाँ एफ लिखा दो। तो आपका एफ बन गया, एन बन गया, सब चीज़ें बन गई है। अब नीचे क्या करो, एफ एक्स इक्वल टू जो दिया है गिवन वो लिख लो। गिवन आपको दिया है एक्स प्लस वन। मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी में अभी हम इन्वॉल्व हो गए हैं, तो कैसे लिखना है वो भी आपको आना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या हो गया, एक्स प्लस वन। अब आप क्या करो, यहाँ पर लिखो वैल्यूज। तो एन कहाँ से स्टार्ट करता है, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 6 डॉट डेट 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 डेस 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 1 2 3 4 5 6 डेस 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 6 बराबर। હવે તમારે अब आपको क्या करना है, चलो देखते हैं। अब आपको वैल्यू रख के चेक करनी है। तो एफ ऑफ वन रखो, क्या आंसर मिल रहा है, 1 प्लस 1 2। तो 1 का रिलेशन 2 के साथ। फिर एफ 2 2 प्लस 1 3। तो 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, 6 का वैसे ही 7 के साथ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो आप देखते ही आप बोल दोगे ये क्या हो रहा है, 1 to 1 हो रहा है, कह दोगे कि नहीं। बट हमें यहाँ पर लिखना नहीं है, हमें तो सिर्फ पता कर लेना है क्या है 1 to 1। पता चल गया हाँ होता 1 to 1 ही है, बट हमें लिख नहीं देना। हमें क्या करना है, टेक जैसे ही पता चले ना आपको कि 1 to 1 फंक्शन है, आपको बिंदास क्या कर देना है, पहले तो ये लिख देना है fx1 इज इक्वल टू fx2। और जो आपके पास जो फंक्शन है उसको यहाँ पर लिखना है x1 प्लस 1 और x2 प्लस 1। तो 1 1 कैंसिल, क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। तो क्या हमने जो यहाँ पर कंडीशन बताई थी fx1 इज इक्वल टू fx2, अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो आप क्या बताओगे, आप क्या बोलोगे, गिवन फंक्शन इज, सो गिवन फंक्शन इज 1 to 1 1 to 1, ठीक है, 1 to 1 टाइप फंक्शन। चलो क्या लिख सकते हैं, 1 to 1 टाइप फंक्शन मतलब कि इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, तो कैसे पता किया हमने तो भाई डायग्राम ड्रॉ करके किया। हमने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ करके किया, पता चला। इसके बाद हमने जो फंक्शन को प्रूव करने के लिए करना है वो चीज़ें कर दी। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी की टाइप से करना है। एनसीईआरटी में आपको ये ऐसे मैपिंग दिखाया नहीं गया होगा, बट आपको लिखना है, आपको एग्जाम में भी लिखना है ऐसे ही, ठीक है। अब देखते हैं कि ऑन टू और इनटू में से क्या हो रहा है। मैनी टू 1 और 1 to 1 में से क्या हुआ, 1 to 1। अब चेक करना है इनटू और ऑन टू दो में से क्या हो रहा है। उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, रेंज को चेक करेंगे। तो आप कोडोमेन और रेंज में कंपेयर करो, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है। आपको पता है आगे जाके जब तक जाता जाएगा एक एक बढ़ता जाएगा। तो ये सब आने वाले हैं, सिर्फ डाउट है 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो आप क्या करो, इसके लिए 1 को ले लो साथ में। आपको क्या करना, जो भी डाउट लगे कि ये आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो उसको आप क्या करो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ले लो। अब एफ ऑफ एक्स आपका क्या होगा, एफ ऑफ एक्स आपका जो होगा वो होगा आपका फंक्शन की वैल्यू, जैसे कि एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो चेक करो ना कि 1 के लिए कौन सा एक्स मिल रहा है। तो जैसे ही चेक किया आपको क्या पता चला, x तो 0 मिला। बट x इक्वल टू 0 इज नॉट इन डोमेन, इज नॉट इन डोमेन, मतलब डोमेन में x इक्वल टू 0 वैल्यू नहीं है। इसका मतलब प्री इमेज ऑफ 1 इज नॉट इन डोमेन। तो इसका सीधा मतलब तो बनता है कि 1 के लिए कोई इमेज है ही नहीं। अब ये कब होता है, जब इनटू फंक्शन हो। सो फंक्शन इज इनटू, समझ में आया, फंक्शन कैसा है, इनटू है। तो क्या ये बाइजेक्टिव है, क्या पूछ रहा हूं मैं, क्या ये बाइजेक्टिव है। कब होता है बाइजेक्टिव, जब आपका फंक्शन 1 to 1 ऑन टू हो तो आपका फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है। बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। चलो आगे जाते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके सामने। ओके, पेन खत्म हो गई है, चलो कोई और पेन ले लेते हैं। चलो तो फंक्शन कैसा हो गया आपका 1 to 1 इंटू। चलो कोई और एक फंक्शन ले लेता हूँ, एफ आई से आई है, तो मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सबसे पहला काम क्या, हाँ मैप बना लो। थोड़ा मैप लंबा बनाना था, कोई बात नहीं। आई टू आई फंक्शन डेस 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 -3 -2 -1 0 1 2 डेस 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 -3 -2 -1 0 1 2 डेस डेस डेस। तो ये क्या हो गई, आई मतलब कि इंटीजर वैल्यूज। ये भी क्या हो गई, इंटीजर वैल्यूज। इंटीजर वैल्यूज में क्या होते हैं, प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, ठीक है, सब आ गए। अब आप चेक करो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, आप लिख दो वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर आप एफ ऑफ 0 पहले वैल्यू रखो, सबसे पहले 0 ही रखनी चाहिए, क्योंकि आसान है।
आसान है ना रखना। तो 0 रखोगे आंसर मिल रहा है 0 मिल रहा है, मैं 0 से 0 का पेयर बना देता हूँ। f(1) रखा तो क्या मिला 1 + 1 मतलब कि 2 मिला, तो 1 से 2 का बना देता हूँ। f(2) मिला तो क्या मिला 6, 4 + 2 6, तो उसको थोड़ा नीचे रख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, जाएगा कहीं पे नहीं जा रहा, अभी रहने दो, रुक जाओ इधर। f(-1) चेक करो, ऊपर का चेक करो थोड़ा, तो -1 पे क्या हो रहा है, -1 का स्क्वायर 1 और -1 तो 0 आ रहा है। आप देख सकते हो कि एक ही इमेज के लिए 2 प्री इमेज मिल रही है, एक 1 इमेज के लिए क्या मिल रहा है 2 प्री इमेज मिल रही है, मतलब कि f(-1) = 0 and f(0) = 0, so there are 2 pre-images exist in domain for the image 0, मतलब कि 0 इमेज के लिए क्या हो रहा है, there are 2 pre-images are exist in domain for the image 0। कहने का मतलब इसका यही है, then so we can say फंक्शन इज क्या हो जाएगा many to 1, फंक्शन इज many to 1। तो ऐसे ही आपको लिखना रहेगा। तो ये क्या है, ये ड्रॉ करने से क्या पता चल रहा है, ये ड्रॉ करने से आप पता कर पाते हो कि ये 1 to 1 है या many to 1 है। अगर ये many to 1 है तो हमें कैसे उससे डील करना है पता चलता है, अगर वो 1 to 1 है तो कैसे डील करना है वो भी हमें यहाँ से पता चलता है। इसलिए ये ड्रॉ करना जरूरी है कि हमें लिखना क्या है वो भी हमें समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया many to 1 है। चलो चेक क्या करना है, इनटू या ऑनटू चेक करना है, इनटू या ऑनटू चेक करना है। इनटू ऑनटू चेक करने के लिए आप चेक करो, यहाँ पे देखो वैल्यू, तो यहाँ पर 0 आ रही थी, 0 के बाद डायरेक्ट 2 पे चला गया, 2 से डायरेक्ट 6 पे चला गया। तो आप तो क्या करो, किसी एक को ही दिखाना है ना हमें। अगर कोई एक की भी इमेज इसमें ना, इसकी प्री इमेज, किसी एक एलिमेंट की भी प्री इमेज इसमें ना मिले हमें, तो हम क्या बोल देंगे कि फंक्शन इनटू है। अगर सबकी मिले तो बोलेंगे ऑन टू है, तो किसी एक की नहीं मिली तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऑन टू नहीं है। तो मैं सिर्फ 1 ले लेता हूँ, मैं f(x) = क्या ले लेता हूँ 1, जिससे क्या हुआ x² + x = 1 आ गया। तो x² + x -1 = 0, x की वैल्यू क्या आएगी -b प्लस और माइनस अंडर रूट में b² - 4ac / 2a। तो इसका तो आंसर आ रहा है आपका -1 प्लस और माइनस 1 माइनस प्लस 4 / 2 और 1। तो -1 प्लस और माइनस अंडर रूट 5/2, बट इट इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है ये। इसका मतलब नॉट इन डोमेन, नॉट इन डोमेन। अगर डोमेन में नहीं है, जैसे कि इसमें लिखा था हमने कि क्या x = 1 इज नॉट इन डोमेन, x = क्या है यहाँ पर, ये वैल्यू इज नॉट इन डोमेन, सो फंक्शन इज इन इनटू फंक्शन, फंक्शन इज एन इनटू फंक्शन। ये भी क्या होगा आपका इनटू होगा। तो पहले वाला केस क्या हुआ 1 to 1 1 इनटू, ये क्या हुआ many to 1 इनटू। समझ में आ रहा है, कर सकते हो, सिंपल ही है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और भी एक्सरसाइज के करके लाने हैं। आपकी एक्सरसाइज नंबर मैं बता देता हूँ, एक्सरसाइज नंबर आपको लेना है 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 और 9। ये 4 क्वेश्चंस होमवर्क में है आपके, जो आपको घर से करके लाने हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्या है आपकी 1.2, एनसीईआरटी में से ये क्वेश्चंस 1, 2, 6, 9 आपको घर से करके लाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि 1, 2, 6, 9 आपको घर से करके लाने हैं। चलो तो फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, 1, 2, 6, 9 क्वेश्चंस देखेंगे और भी इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे और मेथड्स देखेंगे। मैपिंग मेथड हमने देखी, वैसे दूसरी भी मेथड्स हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी है। ग्राफिकल मेथड है, एक डेरिवेशन की, डिफरेंशिएशन की एक मेथड है, तो भी हमें सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।